Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. I am CA आंचल जैन। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अब हम स्टार्ट करें हमारा ऑडिट का समरी क्लासेस, जो कि पिछली समरीज से वो अब अपडेट हो गए हैं। सो लेट्स बिगिन अ न्यू समरी, राइट। दिस इज़ रेलेवेंट फॉर दिस ईयर 2025 एग्ज़ाम। तो आपके नवंबर में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए समरी रेलेवेंट है, राइट। So for the exam of 2025, all the summary we are going to study here, this is relevant for you. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करिए। जल्दी जल्दी से हम ये समरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि ये समरी क्लासेस पार्ट्स में रहेंगी, राइट। पार्ट 1, 2, 3, और मैं इन सभी समरी क्लासेस को प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, जिससे आप इसको आराम से रेफ़र कर पाएँ। ये समरी क्लासेस हैं CA IPCC ऑडिटिंग के लिए। हम CA फाइनल के लिए भी समरी क्लासेस जल्दी से रिलीज़ करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं, स्पेसिफिकली आपके पॉइंट पर, कोई केस स्टडी पे, MCQ क्वेश्चंस पे, RTP पे, MTP पे, सो आप अपनी ये क्वेरी हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर जल्दी से जल्दी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन आवर रिवीजन क्लास, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये एक समरी क्लासेस है, इसमें डिटेल इंट्रोडक्शन या डिटेल हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी से हम चीज़ों को समझेंगे, जिससे आपने जितना भी अपना कोर्स पढ़ लिया है उसके लिए आप ये गो थ्रू कर लें एग्ज़ाम से पहले। ये लेक्चर्स भी बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होने वाले हैं, जिससे आपको ये 3-4 बार रिवाइज़ करने में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 जो आज की आपकी क्लास है वो पार्ट 1 की क्लास है, जिसमें हम सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। ऐसे आपके पार्ट्स आते रहेंगे, हर चैप्टर को कवर होते हुए। अगर 10 चैप्टर्स हैं तो 10 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर पार्ट के लिए आपकी एक कंप्लीट, हर चैप्टर के लिए आपकी कंप्लीट वीडियो, जिससे आपको उसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, पार्ट 1 मीन्स चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 क्या कहता है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो हम ये 3 चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, पर सबसे पहले ऑडिटिंग को प्रोसीड करने के लिए ऑडिटिंग के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, राइट। देखिए, सबसे पहले लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब रियल लाइफ सिचुएशन रिक्वायरिंग ऑडिट। मतलब कौन कौन सी ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। देखिए, डाइवर्स यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन से डाइवर्स यूजर्स हैं और कहाँ कौन कौन सी रियल लाइफ ऐसी सिचुएशंस हैं जो ऑडिटिंग की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी, वेट। ठीक है, सो डाइवर्स यूजर्स कौन कौन से हैं? पहला डाइवर्स यूज़र है इन्वेस्टर, वांट टू इवैल्यूएट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपसे बोले कि ये ऑडिटिंग किसके लिए की जाती है या कौन इसको देखता है, तो इन्वेस्टर देखता है, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कवर कर सके। शेयर होल्डर इसलिए देखता है कि वो क्लैरिटी ले सके कि जिसमें उसने पैसा लगाया है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। थर्ड, बैंक्स क्यों देखते हैं? बैंक्स ये देखते हैं कि जिसको हम पैसा दे रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। फोर्थ है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों देती है? इंश्योर करने के लिए कि उसने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो सही करा है या नहीं करा, या इस कंपनी का टैक्स बनता था या नहीं बनता था। तो इस वजह से ऑडिटिंग रिपोर्ट इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन समझ लीजिए जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, उन सभी की ट्रेड यूनियंस होती है। उन यूनियन को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकी ऑडिटिंग रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी इसलिए हो जाता है, जिससे वो ये चेक कर सके जो उनको वेजेस मिल रही हैं वो ठीक मिल रही है नहीं मिल रही है, रिलायबल है कि नहीं है वो वेजेस, राइट। क्योंकि जिस डेटा को वो शो कर रहे हैं कि हमें इतनी इनकम हो रही है, इसी बेसिस पे हम ये वेज कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो उससे आप श्योर हो सको, वेज लेबर भी इस बात पे श्योर हो सके कि हमें एक सेंसिबल और रीजनेबल वेजेस मिल रही हैं। फिर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ को क्यों ऑडिटिंग की ज़रूरत है, जिससे वो ये देख सके कि कंपनी ने ठीक से क्लेम्स वगैरह करे हैं या नहीं है, ठीक उनके जो क्लेम्स है वो वेरीफाई कर सके कि ऑडिटर ने भी वेरीफाई कर लिया है कि अगर आग लगी थी तो ऑडिटर भी कहता है कि हाँ जी आग लगी थी, ये नुकसान हुआ है। किसी की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक साइन है ना, वो बेहद ज़रूरी है। आपकी रिपोर्ट पे एक साइन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। कि जो आपको पता था कि सत्यम के केसेस हुए थे, सत्यम का केस आपको पता था 2006 के अराउंड कोई इनका केस हुआ था सत्यम का। तो सत्यम के केस के अंदर जहाँ पर इन्होंने अपने एसेट्स को इन्फ्लेट किया था, जानबूझ के अपनी एसेट्स को बढ़ा के दिखाया था, राइट। अपने एसेट्स को ज़्यादा दिखाने की वजह से कस्टमर्स ने या इन्वेस्टर्स ने इनके इसमें इन्वेस्ट करा था, और एकदम से जैसे ही चीज़ बाहर आई विसल ब्लोअर के थ्रू, इसके शेयर प्राइसेस नीचे हो गए, सबका अमाउंट क्रैश हो गया। तो ये चीज़ ना हो,
तो इसीलिए ऑडिटर का साइन कितना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे PwC वाले इनको ऑडिट करते थे। तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा क्रैश देखना पड़ा कि ऑडिटर के एक सिग्नेचर पे, एक ऑडिट रिपोर्ट के सिग्नेचर पे कि हाँ इनकी ऑडिट रिपोर्ट क्लीन है, सही है, उसके बेसिस पे सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया और अपना पैसा डुबो लिया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट चीज़ है वाई दिस रिलायंस ऑन ऑडिट फाइनेंशियल्स। हम ऑडिटेड फाइनेंशियल्स पे कैसे रिलाई करें, क्यों रिलाई करें, क्या चीज़ ये हमको ऐसी देता है जिस पे हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अंधा विश्वास करके चलते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस एंड रिलायबिलिटी। आपको एक मजबूती, एक कहते हैं ना विश्वास दिलाती है कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, ट्रू एंड फेयर। आपको पूरे ऑडिट में, पूरे पेपर में ये वर्ड हमेशा लिख कर आना है जहाँ पर भी ज़रूरी है, ठीक है। लिखना है ट्रू एंड फेयर, ठीक है। ये राइटिंग करना बेहद ज़रूरी होता है और अंडरलाइन ज़रूर करके आइए। आपको हम अब जब हम डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एक स्ट्रैटेजीज़ ऑन हाउ टू क्लियर योर CA एग्ज़ाम भी बताऊंगी, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कैसे कैसे आपको राइटिंग करनी है, किस पैराग्राफ में राइटिंग करनी है, कब कंक्लूजन, बैकग्राउंड, बॉडी, ये सब लिखना है और क्या क्या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट करने का जो है इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंस, राइट। ये पूछ रहे थे रिलायंस कि फाइनेंशियल्स पे क्यों रिलाई करें, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस, रिलायबिलिटी देता है। अब पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिटिंग करने की। ये हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। मतलब जो यूज़र है उसको ये पता रहे कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, टू वे इंटरेक्शन है, वो आराम से बना रहे। थर्ड इज़ इंक्रीजेज द ट्रस्ट इन फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सिस्टम पे ट्रस्ट हट जाएगा तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे, लोग कंपनी में IPO लगाना छोड़ देंगे, राइट। उसके अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे, है ना, डिबेंचर्स लेना छोड़ देंगे, किसी को लोन देना छोड़ देंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम पे से लोगों का ट्रस्ट बना रहे, इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। आपको पता होगा बैंक्स का भी ऑडिट होता है, क्योंकि बैंक्स भी कंपनीज़ हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कुछ पब्लिक कंपनीज़ हैं, तो इनका भी ऑडिट होता है, इनके भी रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं क्वार्टरली, ईयरली। तो उस बेसिस पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, राइट। चले आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट है व्हाट आर द कोर क्वेश्चंस एक्सप्लोर्ड इन ऑडिटिंग। आप मुझे बताइए कौन कौन से कोर क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने निकल के आते हैं कि व्हाट इज़ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड है और क्या क्या उसकी बुराइयाँ हैं, राइट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको लमसम पेपर में कैसे लिख के आना है, कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट करना है, ये मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन करके दी है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी, एक सेकेंड। चलिए नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रेजेंट योर थिंग्स। फर्स्ट इज़ वाई ऑडिटिंग इज़ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में अराइज अ सिंपल एक क्विज में भी आ सकता है, आपके MCQ पार्ट का वो बन सकता है, जिसमें पूछ लेंगे वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो उसके 4 पॉइंट्स दे देंगे, आपको ABCD में से चुनना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या। इसको रेड से ही करते हैं, सही रहेगा। इन टुडेज कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड अ वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स, कितने सारे यूजर हैं, इन्वेस्टर, रेगुलेटर, बैंक्स, यूनियंस, डिपेंड ऑन द रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब रिलाई करते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ऑफर करती है, अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। अश्योरेंस क्या कहती है, फेयर है और एक्यूरेट है। फेयर मतलब टू वे है, आराम से सब पता चल रहा है अंदर क्या काम हो रहा है, और एक्यूरेट मतलब 100% करेक्ट है। फिर कॉन्फिडेंस क्यों बनाती है, क्योंकि वो इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करती है। क्रेडिबिलिटी मतलब लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं फाइनेंशियल, क्रेडिबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आइए एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है वो, सेकंड रूल आपका आ सकता है MCQ में भी। देखिए पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, वो क्वाइट ऑडिटिंग को समझने के लिए है। तो इसके अंदर से थोड़े बोड़े कम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रैक्टिकली बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के तो डेफिनेटली कम चांसेस है, क्विज में आने के चांसेस हैं। तो इसको पूरा कॉन्सेप्चुअली विद कीवर्ड समझना है। सो हु रिलाई ऑन ऑडिटिंग, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कौन रिलाई करेगा ऑडिटिंग पे, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस एंड इंश्योरेंस कंपनी। क्यों करेगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट्स नेक्स्ट। अब ये हमने बस बेसिक ऑडिटिंग समझ लिया कि ऑडिटिंग क्या है, क्यों है और कौन इस पर रिलाई करता है, इसको करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो अब देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिस लीड्स टू एसेंशियल क्वेश्चंस। क्या क्या 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ऑडिटिंग रियली उसको डिटेल में डेप्थ में जाके समझते हैं। आइए नीचे, नेचर और स्कोप क्या है एंड क्या कवर करती है, क्या लिमिटेशंस। अब ये 4 क्वेश्चंस आपके पास मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। देखिए सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था ऑडिटिंग का कि रियल लाइफ होती है, ठीक है। इसको ऑडिटर करता है और इसके अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी मिलती है। और कौन कौन इन्हें देखता है, गवर्नमेंट देखती है, ट्रेड यूनियन देखती है, क्रेडिटर देखते हैं, इन्वेस्टर देखते हैं, शेयर होल्डर्स देखते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाके इसका ओरिजिन समझते हैं, स्कोप, नेचर समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑडिटिंग कब आया। एंशिएंट टाइम में 14th सेंचुरी BC में कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, इसने इस कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ लाई गई। आपको पता है चाणक्य जी ने ये चीज़ को, ऑडिटिंग को प्रमोट किया, जिससे बोलते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसमें आता है फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर कि जो पीरियड होता है उससे पहले तो फिक्स करो, हिलाना नहीं है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक ही ये काम होगा। दूसरी बात है क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। तीसरा है ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके बाद ऑडिटिंग, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, इसमें सारी चीज़ों को चेक करा जाए, वेरीफाई करा जाए, वार्निंग और मिसयूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारा अर्थशास्त्र, आप देखिए अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था कहते हैं ना, इकोनॉमी, फाइनेंस, पूरा ओवरऑल अर्थशास्त्र, शास्त्र मतलब पूरा लमसम, लिटरेचर पूरा उसका लिखे हुआ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये सारी चीज़ें लिखी थी, फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर और क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, ये सब होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाइए नीचे, देखिए नीचे क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है। मीनिंग ऑफ ऑडिट दिया उन्होंने, क्या बोल रहे हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट में, फ्रॉम लैटिन ऑर्डर टू हेयर। लैटिन में जो वर्ड था ऑर्डर, उसका मतलब होता था सुनना, और इन मीडिवल टाइम्स ऑडिटर्स का मतलब ही होता है हर्ड अकाउंट्स बीइंग रेड। मीन्स हर्ड, सुना है उन्होंने वो अकाउंट्स जो बीइंग रेड है, उन्होंने पढ़ लिया है। एक तरीके से ऑडिटर कौन होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑडिटर एक वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं होते। वॉच डॉग कौन होते हैं, जो देखते हैं, नज़र रखते हैं और गलती बताते हैं। ब्लड हाउंड कौन सा डॉग होता है, वो जो काटता है। ऑडिटर काटता नहीं है, ऑडिटर सिर्फ नज़र रखता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है और बताता है, राइट। सो इसीलिए पुराना लैटिन में तो ऑडियर बोलते थे, अब हम ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट मतलब वो चीज़ें सुनना जो बताई गई हैं। तो इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में जो हुआ था, ह्यूज ग्रोथ इन ट्रेडिंग बढ़ गई थी, तो इसलिए डिपेंडेंस हमारी ऑडिट पे भी बढ़ गई थी। जो डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑल्सो रोज। वाई, बिकॉज जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, ओह आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा ऑडिट होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी बिजनेसेस की ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि वरना ये अपने कामों में घपला करेंगे और कंपनी का पैसा डुबो देंगे, राइट। चलिए नीचे, अब ब्रिटिश टाइम की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में 1860 में अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर जनरल हैंडेड बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिट। उन्होंने क्या करा, ऑडिटर जनरल लगाया, AG। आज के टाइम पे जो CAG होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो किसका करता है, गवर्नमेंट के सारे ऑडिट्स करके देता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के, PSUs के, सबके ऑडिट्स वो करके देता है, और वो अपने नीचे जितने ऑडिटर्स से इनको ऑडिट कराना होता है उन्हें भी असाइन करता है। सो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग उन्हीं को हैंड ओवर की गई थी। स्टैट्यूटरी रिकग्निशन, कानूनी तौर पे उनको रिकग्निशन कब मिला, सो ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल फॉर्मली रिकग्नाइज्ड। फिर उसमें एक ऑफिस ऑफ दिस ऑडिटर जनरल बनाया गया, AG बनाया गया। अब वो CAG के नाम से जानते हैं। मॉडर्न इंडिया में जैसे हमने बात करी, CAG ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिली है इसे, जो कि गवर्नमेंट के ही ऑडिट करेगी, फॉर गवर्नमेंट ऑडिट ओनली। क्लियर, चले आगे। चलिए 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, जब इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया, मतलब हम सच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस संस्था से पास हुए उस संस्था को बोलते हैं ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1949 बाय द पार्लियामेंट, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो इन 1949 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ICAI बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रेगुलेट्स द CA प्रोफेशन इन इंडिया, कि अगर ये अर्थशास्त्र जैसे काम, फाइनेंस को हैंडल करने, फाइनेंस को समझने, फाइनेंस को
ऑडिट करने, पहले तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग करनी है, फिर ऑडिटिंग करनी है, तो ये सारे काम अगर करने हैं तो वो सीए ही करेगा, ठीक है। पर ऑडिटिंग तो डेफिनेटली सीए करेगा। तो इस पूरे प्रोफेशन को समझने के लिए, हैंडल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है ICAI, ये ठीक है। ये एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू हो गया कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था। अब देख लीजिए, अगर आपको लिखने में आ जाए, पूछ ले क्विज में, तो उसके एग्जैक्ट पॉइंट्स ये होंगे। एशियन रूट्स, ऑडिटिंग टेक्स, है ना, बैक डाउन टू 4th century, कौटिल्य शास्त्र, मेंशन अकाउंटिंग ईयर, ऑडिट एंड डिटेक्शन। फिर है एथिमोलॉजी, इन दिस लेटिन ऑर्डर इट मीन्स टू हेयर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यूरोप में बढ़ा तो सिस्टमैटिक ऑडिट्स भी बढ़ गए थे। ब्रिटिश इंडिया में 1860 में ऑडिटर जनरल बनाया गया था। उसके बाद आज के टाइम पे, आधुनिक टाइम पर, उसे CAG के नाम से जाना जाता है, जो सारे गवर्नमेंट फाइनेंसेस को ऑडिट करता है। ये ऑडिट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ओनली। एंड नाउ इन टुडेज टाइम सारी ऑडिट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है ICAI फॉर्मेशन 1949 में, जिसमें वो CA प्रोफेशंस में से CA निकालता है और वो CA ऑडिट करने जाते हैं। क्लियर? चलें आगे। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अभी तक तो हमने ऐसी बातें करी हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अब रियल ऑडिट स्टार्ट हुई, जिसमें हम उसका मतलब और उसका नेचर ऑफ द ऑडिटिंग समझेंगे। राइट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? इट इज़ अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आप ध्यान रखिएगा, ये हैं आपके कीवर्ड्स को हमेशा पेपर में क्या करना है, अंडरलाइन करना है। राइट, अगर आपको कोई भी वीडियो में कोई डाउट लगे, या फिर अगर आपको ऐसा लगे कि एक और पॉइंट के ऊपर नई वीडियो बननी चाहिए नए कॉन्सेप्ट पे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 2 कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और क्या करने के लिए? ऑडिटर मस्ट फ्री फ्रॉम बाइज्ड एंड इन्फ्लुएंस। देखिए, अगर आप पे किसी का प्रभाव है, किसी का इन्फ्लुएंस है, तो आप ऑडिट सही से नहीं करेंगे। सपोजिंगली मेरे फादर की कंपनी है और मैं उसको ऑडिट करने चली गई, पर जो पता है मेरे फादर की है, तो मैं अपने पापा की गलतियाँ नहीं निकालूंगी, उनके होने वाली ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस की गलतियाँ नहीं निकालूंगी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माई वीक पॉइंट। सो दिस मस्ट नॉट बी देयर इन ऑडिटिंग। सो ऑडिटर शुड बी फ्री। सेकंड, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? CA ऑडिटिंग ब्रदर्स फर्म, जैसे मैंने आपको बताया, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपको क्या रहेगा, हमेशा दिमाग में दबाव रहेगा, नहीं यार मेरे भाई की है, मैं कैसे गलती निकाल दूँ। राइट। सेकंड इज CA होल्डिंग शेयर्स इन द कंपनी बीइंग ऑडिटेड। अगर आपने रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं और आप रिलायंस के ऑडिटर हो, तो आप कहोगे नहीं यार, ये कंपनी की मैं ख़राब चीज़ें थोड़ी बता सकती हूँ, गलत चीज़ें थोड़ी बता सकती हूँ, मेरे को तो अच्छी बातें बतानी पड़ेगी। तो मेरी कंपनी, इस कंपनी में तो मेरे 50,000 शेयर्स इन्वेस्टेड है। राइट, आ जाता है ना वो इन्फ्लुएंस। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर CA के शेयर्स इन्वेस्टेड है, तो वो उस कंपनी की गलती नहीं निकालेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अगर उसने उसके वीक पॉइंट्स को निकाला, तो वीक पॉइंट से उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर जो स्टॉक मार्केट में है, वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सो वो नहीं चाहता ऐसा हो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑडिटिंग में हम ये पूछ रहे हैं कि किस पर एप्लीकेबल है, ऑडिटिंग किस पे एप्लीकेबल है। सो ऑडिटिंग सब पे एप्लीकेबल है। आपने जितना भी ये प्रोसेस अभी तक आपने ये देखा है ना, ये सारा कीवर्ड्स है, ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस्ड। ठीक है, अगला देखिए जो मैं अंडरलाइन करी है वो है एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज़, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, एनी साइज, एनी लीगल फॉर्म। पार्टनरशिप हो सकती है, प्रोप्राइटर, LLP, कंपनी, सोसाइटी, NGO, एनीथिंग। ठीक है, सब पे ऑडिट एप्लीकेबल है। पर्पस क्या होता है ऑडिट कराने का, सॉरी बताइए, पर्पस क्या होता है ऑडिट कराने का? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑडिट? एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर आप एक जने से पूछ रहे हैं, बताइए आपका क्या व्यू है। वो कहेगा मेरा व्यू है कि ऑडिट के ट्रांजैक्शंस गलत हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। और वो कहेगा मेरा व्यू सही है, ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। राइट, अच्छा, अब हम ऑडिट कर तो लेते हैं, पर हम किस चीज़ को इंश्योर करते हैं, क्या चीज़ बताते हैं कि हमने क्या चेक किया? कम देखिए, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। हाँ बताइए, आप क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं? टू इंश्योर वॉट? फर्स्ट, अकाउंट्स बेस्ड ऑन बुक एंट्रीज। बुक एंट्रीज पे जो अकाउंट बेस्ड है उसके बारे में बताते हैं। एंट्री सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एविडेंस। किस किस क्या इंश्योर किया आपने ये देखा जो भी इन्होंने एंट्री करी थी उसके बदले में क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, अकाउंट्स की प्रॉपर बुक्स मेंटेन होनी चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, दूसरा कह रहा है कि ओमिशन ना हो, किसी भी चीज़ को हम कंपाइल करें, बनाएं, तो उसमें कोई भी चीज़ ना छूटे। फिर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि क्लैरिटी प्रोवाइड करे, हमें कंफ्यूज ना करे। प्रॉपर क्लासिफाई करो चीज़ों को और उनको बताओ। राइट,
बताओ, डिस्क्लोज़ करो। और ट्रू एंड फेयर व्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये TNF वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट्स एंड पोजीशंस। ये आपको ये सारी चीज़ें बताती है कि उस एंट्री के अगेंस्ट सपोर्टिंग है, कोई ओमिशन तो नहीं हुई, कोई फेकनेस तो नहीं है, कोई क्लैरिटी तो नहीं है, मतलब आपको अनक्लियर तो नहीं है, क्लासीफाई प्रॉपर किया है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, ये सारी चीज़ें आपको बताती है। अब ऑडिटिंग के हमने ये इंश्योरिटी देख ली कि वो क्या चीज़ें इंश्योर करती है। अब हमें ये देखना है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, जब एक CA ऑडिट करके कोई चीज़ बताता है तो आपको CA पे विश्वास है? बिल्कुल है। तो CA आपको क्या दे रहा है? आश्वासन दे रहा है। आश्वासन किस चीज़ का कि ये फाइनेंशियल्स क्या है, सही हैं या गलत हैं या ठीक ठीक हैं, वो अश्योरेंस दे रहा है आपको। वो 100% गारंटी आपको नहीं दे सकता। 100% को कंक्लूजन बोलते हैं। जब आप किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि येस दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, तो आप उसको कंक्लूड करते हैं, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कंक्लूजन। बट यहाँ पर आप कंक्लूड नहीं करते कि मैं 100%, क्योंकि ऑडिटर कभी भी 100% चेकिंग नहीं कर सकता, राइट। ऑडिटर कभी भी 100% चेकिंग नहीं कर सकता। सॉरी, पीछे बैक चला गया था, दोबारा से आ जाते हैं, एक सेकेंड, लेट। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि और नेचर और ऑडिटिंग का जो नेचर है वो आपको अश्योरेंस देना होता है, लोगों को ये कहना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई साहब बिल्कुल ठीक हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हो। पर हम 100% श्योरिटी नहीं देते, हम कंक्लूड नहीं करते, बस हम अश्योरेंस दे देते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ कंक्लूजन होगा, जैसे सपोज करो कोई सर्टिफिकेट पे साइन करना है, CA से कहा कि सर्टिफिकेट दे दो, तो जब वो सर्टिफिकेट पे साइन करता है तो वो 100% होता है, क्योंकि उसने उसकी चीज़ों को चेक कर लिया होता है। 10 आइटम को चेक करना है, दैट इज़ पॉसिबल। पर अश्योरेंस में इसीलिए हम 100% नहीं बोलते क्योंकि उसमें लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं कंपनी की, उसको चेक करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑडिटर ऑडिटिंग किस बेसिस पे करता है? सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहा है। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने पूरा ऑडिटिंग का कोर्स कर लिया है, इसलिए आपको इस सैम्पलिंग, ऑडिटिंग, अश्योरेंस सबका मतलब समझ में आ रहा है, राइट। तो अब मैं आपको पूरी क्लास की डिटेल्स भी क्लास के एंड में बताऊंगी कि अगर आपको फुल कोर्स लेना है मेरा, तो आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं और मेरा फुल कोर्स आप कैसे ले सकते हैं, राइट। दिस इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस इन यूज़र्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, पब्लिक एट्सेट्रा। तो ये क्या करता है? थर्ड पॉइंट में यूज़र्स के अंदर कॉन्फिडेंस बनाता है। तीनों चीज़ें वेरी सिंपल। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर विश्वास लेना है तो आप ऑडिटर से कहोगे प्लीज़ भाई साहब इसका ऑडिट कर दीजिए, तो दैट इज़ अश्योरेंस, क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, जो कि यूज़र का बढ़ता है और फिर वो उसके अंदर चीज़ को प्रोसेस करता है, राइट। आगे देखिए, अगर आपको कीवर्ड्स में किसी चीज़ को लिखना पड़ जाए तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम देखिए, ऊपर जो पढ़ रहे हैं वो हम उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम समरी का पढ़ते हैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट थोड़ा डिज़ाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं जो कि आप पेपर में लिख सकें। देखिए, डेफिनेशन इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फो ऑफ एनी एंटिटी विद एम ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। की एस्पेक्ट्स क्या है इंडिपेंडेंस का? मतलब क्या है? ऑडिटर का कोई भी पर्सनल, फेमिलियर और फाइनेंशियल टाइज नहीं होना चाहिए एंटिटी के साथ। ना तो उसके पैसे लगे हों, ना उसने पैसे किसी से ले रखे हों, ना उसका कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो उस एंटिटी के साथ, ठीक है। नो बायस और इन्फ्लुएंस इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपका किसी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा तब आप प्रॉपरली काम कर पाएंगे। स्कोप की बात करें तो ये सारी एंटिटीज़ पे लगता है, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, साइज, लीगल, एनी फॉर्म, ठीक है। पर्पस काम करने का है, ओपिनियन देना, अपनी राय देना। क्या देना? राय देना। हिंदी में कहते हैं ना भाई साहब आप क्या बोलते हो इसके बारे में, यार मेरे मानने से ये है। तो ऐसे ही ऑडिटर से पूछते भाई साहब आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो वो बोलेगा मेरे मानने से सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, राइट। तो ऐसा है। और फेयरनेस मतलब उसकी करेक्टनेस, कि वो कितना सही है, तो उसे बोलते हैं फेयरनेस, करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर की इसके अंदर क्या ड्यूटीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है कि इन ऑडिटर की ड्यूटी है या नहीं है, आपको जज करके बताना है। आइए देखिए, इंश्योर अकाउंट्स मैच बुक। आपको देखना है अकाउंट्स मैच बुक होनी चाहिए, सबकी बुक्स ऑफ एंट्रीज होनी चाहिए, सबकी बुक्स होनी चाहिए, डेटर की अलग, क्रेडिटर की अलग, एट्सेट्रा। सेकेंड इज़ वेरीफाई द एंट्रीज विद द सफिशेंट एविडेंसेस। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई एंट्री मिली तो आप बोलोगे सर आपने ये एंट्री क्यों की, उसके प्रोसेस करोगे कि हाँ जी हमारे पास ये प्रूफ है या हमारे पास ये इनवॉइस है, इससे हमने ये वाली एंट्री करी है। जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाएं तभी आप उसे ओके करेंगे। अवॉइड ओमिशंस, कुछ भी चीज़ें छूटनी
नहीं चाहिए। कन्फर्म द क्लैरिटी एंड प्रॉपर क्लासिफिकेशन कि एसेट को एसेट में डाला है। सपोज करिए आपकी एसेट है और आपने उसको कहाँ डाला है, एसेट में ही डाला है, करंट एसेट्स में नहीं डाला, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। सो सॉरी ये पीछे थोड़ा सा बैक हो गया। चलिए वी आर बैक, ठीक है। और ओमिशन नहीं छोड़नी, क्लैरिटी होनी चाहिए, बुक्स प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, हर चीज़ की क्लैरिटी अकाउंटेंट आपको दे पाए। जब एक ऑडिटर किसी चीज़ को चेक करने जाए तो अकाउंटेंट उसको पूरी चीज़ की जानकारी प्रॉपरली दे पाए। फिर है कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए होते हैं और वो कौन है, ICAI स्टैंडर्ड बनाता है, गाइडलाइंस निकालता है। तो ये चीज़ें बनाकर वो देता है। ये चीज़ें हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को लगानी होती है उस अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंगली उन्होंने एप्लीकेबिलिटी बताई है। सपोजिंगली वो एप्लीकेबिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगती तो आप वो AS नहीं लगाएंगे। सिंपल क्लियर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बनाता कौन है, ICAI और MCA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सब मिल के बनाते हैं, जिस बोर्ड का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर आता है इंश्योर द फाइनेंशियल शोज एट ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट। कि फाइनेंशियल्स क्या शो करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं है। ये ऑडिटर की सारी ड्यूटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑडिटिंग, जो हमने पीछे कितनी देर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑडिटिंग के अंदर एक्चुअली क्या होता है। ऑडिटिंग आपको अश्योर करती है, रिलायबल होती है, क्रेडिबिलिटी देती है और ट्रस्ट बनाती है। 4 वर्ड याद कर लो पूरी जगह पर। कहीं भी कुछ भी समझ ना आ रहे तो इनको कुछ ना कुछ करके 1-2 लाइनें लिख कर आ जाना, ठीक है। ये आपको एक हिंट जैसा दिया है, मैंने एक शॉर्टकट दिया है कि अगर कोई भी लाइन समझ में ना आ रही हो तो 1-2 लाइन आपको लग रहा है कि आंसर में लिखनी चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो कि ऑडिटिंग अश्योरेंस देती है, रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और आपका ट्रस्ट बढ़ाती है, राइट। चलिए ठीक है, ये तो हमने नेचर और मीनिंग समझ लिया ऑडिटिंग का। अब हम फटाफट से देखते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, राइट। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटिंग इंटर डिसिप्लिनरी एंगल से, कि इंटर डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग के अंदर बंदा इनडिसिप्लिन है, ये कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरह से ऑडिट कर रहा है, चेक कर नहीं रहा, बोल रहा है हाँ मैंने चेक कर दिया, जमेगी बात नहीं जमेगी। बात ये भी नहीं जमेगी कि उसने कुछ चीज़ें चेक करी और कुछ चीज़ें नहीं चेक करी। उसको सारे एरिया, सारे डायमेंशन, सारे कॉर्नर्स को चेक करना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से कॉर्नर्स, कौन कौन से एरियाज इसमें इन्वॉल्व हैं। सी ऑडिटिंग इज चेकिंग ऑफ द इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट। दिस ड्रॉज फ्रॉम फर्स्ट अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग देखनी है, कोर टू अंडरस्टैंडिंग एंड वेरीफाई द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई ट्रांजेक्शन हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, या फिर है ना कोई भी एंट्री हुई है, फर्नीचर गया और कैश आया, तो ये वाली एंट्री जो हुई है ये किसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ऐसी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी है लॉ, बिजनेस एंड टैक्सेशन। आपको ये देखना है कि बिजनेस सही स्टैंडर्ड से किया हो और उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो सही रेट से लगा हो। तो हेल्प टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द लीगल फ्रेमवर्क, के लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तीसरा है बिहेवियरल साइंसेज। बिहेवियरल साइंसेज में हम ये देखते हैं कि जो बिजनेस है उसकी कैसी इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, इंक्वायरी है ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट करते वक्त लोग आपकी तरफ कितने रिस्पॉन्डेंट हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, कितने कोलैबोरेटिव हैं, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको देखना है स्टैटिस्टिक्स, कि इसका लास्ट टाइम कितना था, अब कितना है, फिर कितना ग्रो करा, ऐसे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, या चार्ट्स में देखना है या कॉलम फॉर्म में देखना है, लाइन डायग्राम्स में देखना है, ठीक है। तो आप सैम्पलिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे जिससे आप एफिशिएंट और साइंटिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स को कंडक्ट कर सकें, क्योंकि आप 100% ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर पाएंगे, राइट। चलें आगे। तो ये बहुत सिंपल है कि इंटरडिसिप्लिनरी में और अकाउंटिंग, लॉ, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स। अब हमें देखना है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटिंग करना क्यों ज़रूरी है। दिस अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्पैक्टिंग द बिजनेस। सोच के देखिए, एक बिजनेस है जो पूरी होल सोसाइटी में काम कर रहा है, इसी सोसाइटी में गवर्नमेंट है, इसी सोसाइटी में इन्वेस्टर है, इसी सोसाइटी में पब्लिक है, सब लोग मैक्रो लेवल पे देखिए। अगर एक बिज़नेस कोई भी प्रोडक्शन करता है तो वो प्रोडक्शन की काउंटिंग किस में होती है, मास प्रोडक्शन में। और मास प्रोडक्शन की काउंटिंग हेल्प करती है जीडीपी कैलकुलेशन में, आपको पता है, ठीक है ना। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो इंडिया में बनाए गए हैं, ठीक है, इंडिया में या इंडिया के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, सब जगह से कंसिडर किया जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो इंडिया में बनाए गए। तो जो इंडिया में अगर आपका भी प्रोडक्ट बनाए तो आप भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसमें देखेंगे इकोनॉमिक्स। तो ऑडिटिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, के मैक्रो बड़े लेवल पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पर, तो वो भी ऑडिटिंग बताएगा।
फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलती है? नॉलेज ऑफ, किस बारे में नॉलेज देगी आपको? ये आपको फाइनेंस के बारे में समझाएगी। ऑडिटिंग करने से आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आती है कि फ़ंड कहाँ फ्लो कर रहा है, वर्किंग कैपिटल क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, रेशोज़ क्या क्या हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसी है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्लियर? सो हमने ये समझ लिया कि अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर बात करें ऑडिट का, तो ऑडिटिंग सिर्फ फाइनेंस को ऑडिट करना नहीं है, उसका मतलब है हर चीज़ की ऑडिट में इन्वॉल्व होना। अकाउंटिंग देखना, लॉ देखना, बिहेवियरल साइंस देखना, स्टैटिस्टिक्स देखना, इकोनॉमिक्स देखना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखना। ठीक है, फिर आता है आउटकम कि ऑडिट करके, इंटरडिसिप्लिनरी ऑडिट कर कर हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमारी ऑडिट की क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी। सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना सफिशिएंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। फिर है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन की भी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एग्जीक्यूशन। राइट, आपने इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट एग्जीक्यूशन करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो कस्टमर है, एज इफ आई मीन टू से आपका जो यूज़र है, वो ढंग से इन्वेस्ट कर सके, उसको ढंग से समझ सके, क्योंकि उसका पैसा इस काम में इन्वॉल्व होगा और अगर वो गलत तरीके से इन्वॉल्व होगा तो वो बेचारा डूब सकता है। तो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट एग्जीक्यूशन सही से हो सके, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे एरियाज़ को कंसिडर करें। आइए एक समरी देख लेते हैं हल्की, कि अगर आपको पेपर में लिखना आएगा तो कैसे लिखना है। ऑडिटिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी, इट इंटीग्रेट्स द नॉलेज फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट टू एनहांस द ऑडिट क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस। सब्जेक्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या रहेगा? ऑडिट अकाउंटिंग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑडिटिंग का, बताइए। एसेंशियल टू इंटरप्रेट एंड वेरीफाई, जब तक उसे अकाउंटिंग में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आएगी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश का क्या मतलब है, तो वो कैसे ऑडिट करेगा? पहले ए आना चाहिए, तभी तो जेड पे पहुँचोगे, है ना। दिस फॉर्म्स द कोर फाउंडेशन ऑफ ऑडिट वर्क। डेफिनेटली a person has the proper knowledge of accounting, then only he can do the auditing. Next is the law, that is business and transaction. In this उसका compliance आना चाहिए with the legal and tax provisions। मतलब अगर TDS है तो 194 में कौन से सेक्शन में है, सैलरी का है तो 192 में है। ठीक है, अगर कोई कंपनी एक्ट का आपको लॉ लग रहा है तो वो कौन सा लॉ लग रहा है, 2013 का। बैंकिंग कंपनी का कर रहे हो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से लगना चाहिए। तो उस हिसाब से ये चीज़ें उसे देखनी है। फिर उसे ये इंश्योर करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं दीज आर अलाइन विद रेलिवेंट लॉज, जो लॉ कह रही है प्रेजेंटेशन। सपोज कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट होता है जो, ठीक है, 1962, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली आपका जो भी डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होता है, WDV। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पे करा है तो आपको WDV पे ही करके देना पड़ेगा। तो ये चीज़ चेक करना भी ऑडिटर का काम होता है। फिर बिहेवियरल साइंसेज में इंपॉर्टेंस उसने बताई है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होती है, और इंक्वायरीज, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन आप उसकी टीम से, अकाउंटिंग टीम से कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल में क्या हेल्प करता है? सैम्पलिंग करने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिटर लार्ज डेटा एग्जामिन नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स में आपको हेल्प करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपका बिजनेस। हम बोलते हैं मंदी आ रही है, तो क्या ये मंदी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है, येस और नो। ये चीज़ आपको ऑडिटर ही समझा सकता है, ये बता करके क्या इम्पैक्ट रहेगा, हाउ दिस इज़ अफेक्टिंग योर बिजनेस। राइट, सपोज करिए कोविड बिजनेस आया था, तो ये कोविड ने क्या सॉफ्टवेयर वाली बिजनेसेस पे इम्पैक्ट किया? नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बिजनेसेस क्या थे, घर पे बैठ के भी चल रहे थे। पर इस कोविड ने क्या ट्रैवल बिजनेस पे इम्पैक्ट किया? आंसर इज यस, इसने ट्रैवल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया। सो सपोर्ट्स द रिस्क असेसमेंट एंड जजमेंट ऑफ बिजनेस ट्रेंड्स, कि बिजनेस का क्या ट्रेंड है, कितना ट्रेंडी बिजनेस चल रहा है, उसकी भी रिस्क असेसमेंट करना। रिस्क असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आने वाला फ्यूचर रिस्क है, आप उसको जल्द से जल्द समझें और उसके लिए कोई काम करें। फिर हमने देखा था हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पॉइंट था, उसके अंदर ये यूज़फुल क्यों था? फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल रेशोज़ देखनी थी, और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट, एंड असिस्टेड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, कि फाइनेंशियली आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए। दिस इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें भी ऑडिटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। राइट, आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट इज मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसी के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड बनाया है। देखिए, अकाउंटिंग पे स्टैंडर्ड बनेगा तो उसे AS बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब ऑडिटिंग की बात होती है तो उस पर बनने वाले स्टैंडर्ड को SA बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे SA वर्ड लिखा है। दिस इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200। यहाँ से आपके स्टैंडर्ड्स की स्टार्टिंग होती है। दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। So this is a starting point 200, that is SA 200,
ठीक है। तो ऐसे 200 बात करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की। इसलिए जैसे ही हमारा टॉपिक आया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, हमने साथ में स्टैंडर्ड 200 भी लिख दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड 200 भी वही बातें करता है और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का जो टॉपिक है वो भी वही बातें करता है। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के अंदर टॉपिक्स कवर्ड है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिट करने का, अगर आप एक ऑडिटर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑडिट करने का। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है किस चीज़ के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है, बट फिर भी मैं रिवीजन क्लास में एक और बार बताऊँगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या मटीरियल मतलब इम्पॉर्टेंट, कोई इम्पॉर्टेंट क्या मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट मतलब गलती, कोई ओमिशन, कोई मिसलीडिंग, कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो मिसगाइड हो जाए, मिसलीड हो जाए, वो समझने में उनके गलती हो जाए। किस वजह से ये गलतियाँ हो सकती हैं, ड्यू टू फ्रॉड। आपने जानबूझ के ये गलती करी है, जिसे आप अपनी गलतियाँ छुपाना चाहते हो, आप अपना फ्रॉड छुपाना चाहते हो, है ना। जानबूझ के आपने 10,000 के 1,000 लिख दिए, या 10,000 के 1,00,000 लिख दिए, या 10,000 लिखे ही नहीं, ओमिट कर दिया, या फिर बता दिया कि 10,000 खर्चा नहीं है, ये कुछ और है, स्टॉक खरीदा है हमने इससे, ये झूठ मूठ कुछ भी बता दिया। या फिर ज़रूरी नहीं हर बार फ्रॉड हो, गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो इन दो वजह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर असर नहीं आना चाहिए। तो इस काम के लिए कौन बुलाया जाता है, ऑडिटर के। ऑडिटर आइए और हमें अश्योरेंस दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मेजर गलतियाँ ना हो, चाहे वो फ्रॉड से हो या चाहे वो एरर से हो। और दूसरी चीज़ नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, जिसमें वो 100% आपको अश्योरेंस नहीं देता, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट इज़ अ हाई लेवल अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। वो आपको 90% तक बता सकता है कि सही है गलत है, बट वो एब्सोल्यूट 100% की गारंटी कभी नहीं लेता। ठीक है, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हो गया ऑडिटर का। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। तो बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस एंड द प्रोसीजर्स वेदर फाइनेंशियल्स कंप्लाई विद एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। सो आपको अपनी राय रखनी है, ओपिनियन मतलब आपकी क्या राय है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली हर चीज़ को कंप्लाई कर रही हैं, हर चीज़ के फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी है या नहीं। और वो फ्रेमवर्क क्या हो सकते हैं, या वो AS हो सकते हैं, आजकल कंपनीज़ पे इंड AS लग रहा है तो फिर हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेंगे, या फिर वो अगर भारत से बाहर, इंडिया से बाहर अगर आप रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं फॉर ड्यू टू एनी कंप्लाइंस रीजंस, तो IFRS या फिर GAAP, GAAP। ठीक है, आपको ये सभी फ्रेमवर्क्स पता होंगे। सो अगर इन वजह से कुछ भी हो रहा है तो आपको उसके ऊपर ओपिनियन देती है। तो ये आपका हो गया सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट फाइंडिंग्स। रिपोर्ट फाइंडिंग्स का मतलब होता है आप एक रिपोर्ट प्रेजेंट देंगे, मुंह से कुछ नहीं बोलना, वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होती, आपको रिटन कम्युनिकेशन करनी है, जिसमें आप ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ये बताएंगे कि मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये रिपोर्ट दी है। क्योंकि आपके दो स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसे हम AS बोलते हैं, और ऑडिटिंग होती है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से, जिसे हम ऐसे बोलते हैं। ये ऐसे किसने दिए होते, इंस्टीट्यूट ने दिए होते हैं। तो रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स रिटन थ्रू ऑडिट रिपोर्ट एंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। और ये बहुत सारे होते हैं, हम आगे देखेंगे ये कौन कौन से होते हैं जो आपके करिकुलम में इंक्लूडिंग है। राइट, चलिए तो ये आपकी ऑडिटर की क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव हो गए। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए व्हाट आर द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड। फर्स्ट इज़ अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर एज़ पर स्टैंडर्ड। आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर अपने मन के हिसाब से नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से करने हैं। सेकंड, ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट द एविडेंसेस। जो सबूत आपके सामने है पहले तो उनको हासिल करिए, जिसे ऑब्टेन बोलते हैं कि अकाउंटेंट ये प्रूफ दीजिए, अकाउंटेंट ये इन्वॉइस दीजिए, अकाउंटेंट ये रिकॉर्ड्स दिखाइए। सेकंड, उसको फिर इवैल्यूएट करिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, क्या वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड इज़ फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। एक होता है पर्सनल, मेरी इसके साथ पर्सनल लड़ाई है क्योंकि इसने मेरे को पहले शेयर्स की वैल्यू नहीं दी, इसने मेरे को IPO में शेयर्स नहीं दिए। ये कोई लड़ाई है लड़ने की नहीं है, राइट। तो ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी आपको कंपनी के साथ या लोगों के साथ नहीं निकालनी। जो भी आपकी जजमेंट होगी अकाउंटिंग जजमेंट, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। फोर्थ है कम्युनिकेट द कंक्लूजन्स। जो भी आपने इन सारी चीज़ों को परख कर जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करी है, यू हैव टू कम्युनिकेट टू द यूज़र प्रॉपरली थ्रू योर ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर। आइए
सो अगर आपको लिखना आ जाए तो आप पेपर के अंदर इफ़ द क्वेश्चन सेज प्लीज़ डिस्क्राइब व्हाट इज़ लाइक, उन्होंने आपको केस स्टडी दे दिया एंड दे विल से फाइंड आउट व्हाट स्टैंडर्ड हैज़ बीन एप्लीकेबल है। सपोजिंगली वहाँ पे वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है ऐसे 200, क्योंकि हमने 200 की बात करी जो कि ऑब्जेक्टिव की बात करता है। सो 200 को आपने मेंशन किया, येस इन दिस एप्लीकेबल केस स्टैंडर्ड 200 इज एप्लीकेबल एंड हेयर आर सम ऑफ द पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव्स द ऑडिटर हैज़ टू फॉलो, राइट। ये लिखने का एक पैटर्न है, फिर आपको 1 2 3 4 बुलेट पॉइंट्स में उसे एक्सप्रेस करना है। आगे वाली वीडियोस में जैसा कि मैंने पहले कहा कि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे कि जिससे हम आंसर राइटिंग बेटर कर पाएँ ऑडिट में, जिससे हमारा पेपर क्लियर हो, राइट। देखिए इसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव में से रीजनेबल अश्योरेंस को कैसे लिखेंगे आप कि ऑडिटर का कोर गोल होता है क्या क्या इंश्योर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय एरर एंड फ्रॉड, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है वो मेन कीवर्ड्स हैं। इसलिए आप ये भी कर सकते हो, आप समरी इसकी अपनी कॉपी में भी तैयार कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से पहले भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो फटाफट। फिर सेकंड है रीजनेबल अश्योरेंस इज़ नेवर इक्वल टू एब्सोल्यूट अश्योरेंस। हमेशा याद रखिएगा ऑडिटर कभी भी 100% नहीं देता, हाई लेवल कॉन्फिडेंस है, कभी भी गारंटी नहीं है। दूसरा है बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन वो उसने ओपिनियन किस बेस पर फॉर्म करी है, तो ऑडिटर किस बेस पे ओपिनियन बनाता है, प्रोफेशनल स्किल और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग गैदर और इवैल्यूएट करता है एविडेंस एंड बेस्ड ऑन दिस फॉर्म द ओपिनियन अबाउट वेदर द फाइनेंशियल फॉलो द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। वो फ्रेमवर्क्स हमें पता है, IFRS, गैप, इंड AS और AS, ठीक है। आइए 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्जेक्टिव में तीसरा पॉइंट आता है, ये सारे काम करने के बाद रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में ऑडिटर कम्युनिकेट करता है अपना ओपिनियन एक रिपोर्ट के थ्रू, मस्ट बी इन अकॉर्डिंग्स विद स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी है, अपने मन मुताबिक नहीं बनानी, एंड रिफ्लेक्ट्स द फाइंडिंग ऑनेस्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है की पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब मैंने जैसे आपको कहा था हर आंसर में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपने कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा समझ में, तो कुछ पॉइंट्स को ड्राफ्ट करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं, बट ये चीज़ें बेसिक क्वेश्चन में ही लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं आपने कोई स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चन में ही लिख दिया। जैसे आप की पॉइंट्स इसमें क्या क्या याद कर सकते हैं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट किस वजह से होती है, फ्रॉड और एरर। आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, उसको इलेबोरेट कर सकते हो। व्हाट इज़ फ्रॉड, इट इज़ अ इंटेंशनल और डेलिब्रेट एक्ट, ठीक है, अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड्स और कंप्लाइंसेस जो बोले गए हैं उसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी हरकत करोगे, मिसगाइड करोगे, तो उसे फ्रॉड कहते हैं। और एरर मतलब होता है अनइंटेंशनल, जिसमें हमें डेलिबरेटली नहीं किया होता, ठीक है। दूसरा आप याद रखना, ऑडिटर असेस करता है कि जो मिस स्टेटमेंट है क्या वो फाइनेंशियल को एज अ होल इम्पैक्ट कर रही है या नहीं कर रही। सपोज करो करोड़ों की कंपनी है और गलती कितने की हुई है, 1000 रुपये की हुई है, कितने की हुई है, 1000 रुपीज़ ओनली। सो क्या आप ये फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं, आंसर इज़ नो, क्योंकि ये अमाउंट बहुत पेटी है और बहुत पेटी चीज़ पे खर्च हुआ है। सपोज़ करो ये टी एंड स्नैक्स पे खर्च हुआ है, व्हाट हैपन्स देन, ठीक है। टी एंड स्नैक्स पे खर्च हुआ है अगर 1000 रुपये और वो रिकॉर्ड करने से रह गया, तो आपको क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज अ होल इम्पैक्ट करेगा। ये चीज़ ऑडिटर को असेस करनी है, तो इन दिस केस नहीं होगा, राइट। तो ऑडिटर असेसेस, सो इन दिस the auditor assesses that this particular omission of 1000 does not impact the financial statement as a whole, so no problem, there is no problem. And the last point is auditor की opinion के ऊपर क्या होता है, credibility होती है। So his opinion adds credibility to financial statement for users like investors, lenders and regulators. Clear? तो आपने 3 चीज़ें कौन सी याद रखनी है ऑब्जेक्टिव में, रीजनेबल अश्योरेंस, बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। RBR, देखिए RBR शॉर्टकट है, RBR, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्कोप। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, ऑडिट क्यों कर रहा है ऑडिटर, ठीक है। उसके 3 मेन है, RBR, ठीक है, याद हो गए। RBR बार बार हम रिवाइज करते भी चलेंगे, पीछे का आगे आगे रिवाइज भी करते रहेंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का क्या स्कोप होता है, ऑडिटर को कितनी एरिया में, स्कोप मतलब दायरा। जैसे आपने कोई प्लॉट परचेज़ किया, क्या आप उस प्लॉट के बाहर भी अपनी चीज़ों को बना सकते हो, आंसर इज़ नो, कि वही आपका स्कोप है। उसी में अपना घर बनाइए, उसी में अपना लॉन बनाइए, उसी में गैरेज बनाइए, उसी में कार पार्क करिए, सब कुछ उसी में करना है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट बाउंड्री। सो अगेन डूइंग ऑडिट देयर इज़ ऑल्सो अ बाउंड्री टू फॉलो, देयर इज़ अ बाउंड्री टू गैदर योर आइटम्स विद इन,
आपको उसी बाउंडर के अंदर रहकर अपना काम करना है। तो रीड करते हैं। सो द स्कोप ऑफ ऑडिट मीन्स इट सेज द पर्पज़ इज़ टू इन्हांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्कोप कहाँ तक रहता है, एक लिमिटेड स्कोप होता है जिसके बेसिस पे उनको कॉन्फिडेंस आए। सपोज़ करो 100 ट्रांजेक्शन में से आपने सिर्फ 20 ट्रांजेक्शन्स को चेक किया तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपका स्कोप 100 ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है, अगर आपने 90 भी चेक कर ली तो भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। सो इन दिस अचीव बाय द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन वेदर स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हमारा एक कंपनीज एक्ट है 2013 के हिसाब से रिवाइज हो चुका है वो ऑलरेडी। उसका जो शेड्यूल 3 है, क्या उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आपने रिपोर्टिंग करी है, नहीं करिए, ये आपका स्कोप है। अब आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना है या इस रिपोर्टिंग शेड्यूल के हिसाब से चेक करना है जो शेड्यूल 3 बोलता है। 3 के अगर 3 नहीं बोलता तो वो आपको चेक नहीं करना या वो रिपोर्ट नहीं करना, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ही वही है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रिपोर्टिंग में इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके स्कोप में, आपके काम में इंक्लूड होती हैं। देखिए, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करिए। उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, स्ट्रैटेजीज़ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या है, गवर्नमेंट रिलेटेड क्या है। सो ऑडिट मस्ट कवर ऑल द एरियाज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड क्या कवर करेंगे, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू दे रहा है वो कितना रिलायबल है, कितना सफिशिएंट है। तो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो उसके पास है, बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, क्योंकि आप पहली बार ऑडिटिंग का पेपर IPCC में लिखने जा रहे हैं। अगर आप फाइनल के स्टूडेंट होते तब मैं ये भी कह सकती थी कि चलो आपको प्रैक्टिस है, आपको पता ही क्या वर्ड्स लिखने हैं क्या नहीं लिखने, पर आप फर्स्ट टाइम लिखने जा रहे हो तो मैं आपको जनरलाइज कुछ वर्ड्स बता रही हूँ। मटीरियल में स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू, बिल्स, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस, ये कैसे वर्ड्स हैं जो बार बार आपके आंसर में यूज़ आएंगे, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। सो आपकी रिलायबिलिटी इनके ऊपर बेस्ड है कि आपके रिकॉर्ड्स कैसे हैं या आपने कितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं, राइट। उसके बाद आता है कि अगर आपने जो अकाउंट ऑडिटिंग करी है, आप क्यों करते हो, ऑडिटर परफॉर्म इंक्वायरीज, क्वेश्चन आंसर पूछना, क्वेश्चन एंड आंसर। अकाउंटेंट से पूछेगा आपने ये क्यों किया, क्लर्क से पूछेगा आपने ऐसा क्यों किया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा बोलेगा आपने ये सर ये क्यों ऑप्ट किया, ये स्ट्रैटेजी क्यों ऑप्ट करी, ये रिपोर्टिंग क्यों ऑप्ट करा, आप तो ये भी कर सकते थे, आप तो वो भी कर सकते थे। तो दैट्स वाई ही हैज़ मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। तो वो इंक्वायरीज भी करेगा और टेस्ट एंड प्रोसीजर्स भी करेगा। टेस्ट एंड प्रोसीजर्स माइट बी डेप्रिसिएशन। सपोज करो डेप्रिसिएशन का कोई टॉपिक है तो वो डेप्रिसिएशन में टेस्टिंग करेगा कि आपने जो कैलकुलेशन करी है वो ठीक है कि नहीं, या फिर कंपनी ने कोई चीज़ की क्रिएशन करी है, कोई प्रोसेस फॉलो करा है। पहले रिक्वेस्ट एक्विजिशन करी परचेज़ में, फिर वो रिक्वेस्ट आके स्टोर रूम में गई, पता करा कि वो है या नहीं है, फिर नहीं थी तो कोटेशन रेज हुई, कोटेशन से बाहर से परचेजिंग हुई, फिर देखा टेंडर निकला, फिर टेंडर के बाद सही टेंडर का लोएस्ट रेट लेना था, फिर लोएस्ट रेट लेने के बाद आपने उसे आगे प्रोसीड किया कि आपने उसको परचेज़ ऑर्डर पास किया, परचेज़ ऑर्डर पास हुआ, चेक साइन हुआ, CFO ने चेक साइन किया, फिर वो चीज़ परचेज़ होकर आई, उसका इन्वॉइस बना, इन्वॉइस रजिस्टर हुआ, फिर वो प्रोसेसिंग में गया रॉ मटेरियल, फिर उसका फिनिश गुड बना। तो ये पूरी चीज़ उस रॉ मटेरियल को ख़रीदने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, क्या ये फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है ना। ऐसे ही कोई भी रिटन कैलकुलेशन भी हो सकती है और कोई किसी चीज़ का प्रोसीजर भी हो सकता है। ऑडिटर को ये सारी चीज़ें अपने स्कोप ऑफ वर्क में रखनी है। थर्ड पॉइंट क्या है ऑडिटर के लिए, आइए, तो थर्ड इज़ प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क ये कहता है कि क्या अकाउंटेंट है, क्योंकि मैं जो अकाउंटेंट बोलूँगी, क्लाइंट बोलूँगी, वो कौन है, कंपनी, सामने वाली पार्टी जिसका ऑडिट हो रहा है, ठीक है, ऑडिटर तो कर रहा है। सो क्या सामने वाली पार्टी ने क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर करा है। सो वेरीफाई प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ किस किस चीज़ की, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो भी हुए हैं, एंड स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस, जैसे कंप्लाइंस कहता है GST रिटर्न भर रहा है, GST शो कर रहा है, क्या आपने वो करा है, क्या आपने इवेंट शो करें, अगर आपका कोई छोटा मोटा भी खर्चा हुआ है कि आपने उसको रिकॉर्ड किया है, राइट। ये सारी चीज़ आपने TDS काटने को कहता है कि आपने TDS काटा, ये सारी चीज़ें आपको ऑडिट में देखनी है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। आप ऑडिटर अपने स्कोप ऑफ वर्क में इन चीज़ों के बाद इवैल्यूएशन स्टार्ट करेगा, वो देखेगा, वो जजमेंट पास करेगा कि क्या जजमेंट मैनेजमेंट ने लगाई। दो ऑप्शन है, A भी कर सकते हैं B भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने A चूज़ किया तो वो पूछेगा मैनेजमेंट आपने A चूज़ क्यों किया, ही विल जजमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट की जजमेंट पे क्वेश्चन करेगा कि मैनेजमेंट आपने ये चीज़ ऐसी क्यों करी। सपोज़ करो 1000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा था और वो
कैलकुलेशन से मिस हो गया तो मैनेजमेंट से पूछेगा कि मैनेजमेंट आपने 1000 रुपये क्यों नहीं कंसिडर करे। तो देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है। नहीं जी सर, ये करने लायक नहीं थे, ये पर्सनल थे, या सर हमसे छूट गया, हम अभी कर देते हैं। क्या जजमेंट उन्होंने लिया उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ है चॉइसेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हमें ये भी देखना है कि मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट, कि वो कंसिस्टेंटली हर साल इंड एस लगा रहे हैं या किसी साल AS लगा रहे हैं, किसी साल इंड एस लगा रहे हैं, या किसी साल डेप्रिसिएशन WDV पे ले रहे हैं या किसी साल SLM पे ले रहे हैं। तो वो चीज़ें भी आपको नोटिस में रखनी है, राइट। फोकस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर को सिर्फ इस साल की इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी, उसे ये भी अच्छे से देखना है कि पिछले साल भी ये मिस्टेक हुई थी नहीं हुई थी। पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट उठाना है और उस ऑडिटर ने जो रिव्यू दिया था, जो ओपिनियन दिया था, जो उसने मार्किंग की थी कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वो चीज़ उसको बतानी है। So based on the past event and transaction, for example purchases and sales, and drawn from accounting records, right? ये चीज़ें उसको करनी है। तो ये उसका सारा स्कोप ऑफ वर्क है। शुरू से देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखना है एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं। दूसरे पर ये देखना है कि उसने सारी चीज़ों को कवर किया या नहीं किया, मतलब अकाउंटिंग बिल्स को चेक किया, इंटरनल कंट्रोल चेक करें, सिस्टम चेक करें, इंक्वायरी करिए, टेस्ट करें। तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर करा है, राइट, इवैल्यूएट करा है। फिर उसका आता है फोकस ऑन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, उसने चेक करिए जिसमें वो पास्ट की इवेंट्स की ट्रांजेक्शन्स जैसे परचेज और सेल वो उसने प्रॉपर चेक किए। और फिर उसने अगर कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड ड्रॉ करने तो वो ड्रॉ करिए हैं या नहीं करिए। तो इसका आउटकम क्या निकलेगा? द आउटकम इज़ रिलायबल, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि ये स्कोप ऑफ ऑडिट ये कहता है कि अगर हमने ये सारे काम कर लिए तो दैट मीन्स जो आप रिपोर्टिंग करोगे वो रिलायबल, ट्रू एंड फेयर व्यू होगी, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सही से बताएगी। लिखने का तरीका हम यहाँ से कीवर्ड्स देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्कोप मीन्स रीच ऑफ ऑडिट, दैट मीन्स इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट नेसेसरी टू फॉर्म अ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज़ द पर्पस, then it will enhance the confidence of user, shareholders, government, banks, employees, and achieve through an opinion on whether the financials comply with the relevant reporting or not. Consistently मैंने आपको बोला ना, ये भी चेक करना है कि रिपोर्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर? आइए, व्हाट कवरेज स्कोप, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहले सारा पार्ट कवर करना है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट में आपको रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, इंक्वायरी टेस्ट करना है, और अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना है। तो देखिए आपको ये वर्ड एक पेपर में बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझना है ना, कोई भी सेंटेंस के आगे 3-4 वर्ड लगा दो, अपने आप सेंटेंस शुरू हो जाएगा। जैसे कि इवैल्यूएट, यूजेस, रिक्वायर्स, रिव्यू, है ना, ये 4 वर्ड है। इवैल्यूएट, यूजेस, रिव्यूज़, रिक्वायर्स, ये 4 चीज़ें आप वर्ड सेंटेंस के आगे लगा दो, ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप एक आंसर राइटिंग कर सकते हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इन दिस ऑडिटर इवैल्यूएट्स दिस, इन दिस ऑडिटर यूजेस दिस थिंग्स टू इवैल्यूएट दिस थिंग, है ना। एंड देन ही रिव्यूज़ ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, कंट्रोल्स एक्सेट्रा। ही रिक्वायर्स ऑल दिस मटीरियल टू गिव द एब्सोल्यूट कंक्लूजन ऑन समथिंग। ऐसे ऐसे करके आप इस पर बोल सकते हो। थर्ड इज़ अ प्रॉपर डिस्क्लोजर। व्हाट इज़ अ प्रॉपर डिस्क्लोजर? इट सेज ऑडिटर इंश्योर्स द स्टेटमेंट डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट फैक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जजमेंट क्या है? करेक्ट एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए सारी एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज। जैसे डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री का मैंने बताया, इन्वेंट्री में लीफो है, फीफो है, वेटेड एवरेज है, डेप्रिसिएशन में SLM है, WDV है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। चले आगे, चलिए की नोट एक इसमें से रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होती हैं, दैट इज़ पास्ट रिकॉर्ड्स और इवेंट्स पे ही बेस्ड होती हैं। पता चले आप सोचो मैम करंट पे बेस्ड होती हैं, आप क्या बोल रहे हो? नो, अगर मैं आज खड़ी होकर पिछला देखूँ तो 2024-25 की फाइनेंशियल्स देखूँ तो जनवरी 25 में जो ट्रांजेक्शन हुई, आज खड़े होकर मार्च 25 में, तो वो मेरी क्या है? पास्ट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ही तो हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्लियर है, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। 7th पॉइंट चलते हैं।
देखिए 7 पॉइंट कहता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इसका मतलब समझने वाली बात है हिंदी में। देखिए जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ गुण लेके पैदा होते हैं और कुछ अवगुण, मीन्स कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, कुछ अच्छी हैबिट्स कुछ बुरी हैबिट्स लेके पैदा होते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर नेचर होता है, किसी का गुस्से वाला नेचर होता है, कोई बहुत, किसी का इंट्रोवर्ट होता है, किसी का एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत बोलता है, कोई टॉकेटिव होता है, ऐसे करके। तो इसे इनहेरेंट बोलते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑडिट में कुछ ऐसी बुरी बातें हैं जो उसके साथ आएंगी ही आएंगी, आप उसे रोक नहीं सकते। एक बात सोच के देखिए, ऑडिट में आप सब कुछ चेक कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। ऑडिट के अंदर आप ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ बदले ना, जैसी है वैसे ही हो, ऐसा हो सकता है नहीं, कई चीज़ें बदल भी जाती हैं। ऑडिट में फ्रॉड हर बार पकड़े जाते हैं नहीं, कई बार लोगों ने मिली भगत करी होती है और फ्रॉड पकड़े नहीं जाते, राइट। कई बार हर बार कैशियर 100 रुपये हर महीने चुरा रहा है, तो उस हिसाब से पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा, बहुत पेटी अमाउंट है और 2 लोगों ने मिलकर कर रहे हैं तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का जो राज है वो छुपा लिया। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ स्कोप। सबसे पहले ऑडिट का पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इट इन्वॉल्व्स जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम चीज़ों को डाल रहे हैं और शो कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। उस रिपोर्टिंग के थ्रू मैनेजमेंट की क्या यूज़ होती है, जजमेंट, कि मैनेजमेंट ही कहते हैं नहीं ये तो मैंने परचेज़ किया है, नहीं ये खर्चा तो स्टॉक में जाएगा, नहीं ये खर्चा तो एक्सपेंसेस में जाएगा। ये उसकी दिखाने का तरीका है कि अगर रियल फैक्ट्स के बेसिस पे ही आपको उसको प्रेजेंट करना है, जजमेंट करनी है। एस्टिमेशन, कई बार आपको लगता है कि जितने मेरे को पैसे लेने हैं उतने पैसे नहीं आएंगे, 10% मेरे बैड डेट्स हो जाएंगे। बैड डेट मतलब वो पैसा जो मेरे डेटर से मुझे नहीं मिलेगा, तो इसे क्या कहते हैं, एस्टिमेशन ऑफ 10%। ठीक है, दूसरा है सब्जेक्टिविटी एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स पक्का हो या ना हो ऐसा श्योर नहीं है। कंपनियां टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाती हैं कि इतना टैक्स हमें देना पड़ सकता है, तो जब वो देती हैं और एक्चुअल कुछ और निकलता है तो इसलिए अनसर्टन होता है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आग लग गई 31 मार्च को, आग लग गई, पर हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, तो हमारा खर्चा हो गया 31 मार्च को, हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, पर हमें पता नहीं था, तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि ये हर एंगल से अलग अलग देखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो, ऑब्जेक्टिव है ना, कहते हैं ना MCQ इज़ ऑब्जेक्टिव, मतलब चारों आंसर में से एक सही। जब सब्जेक्टिव पेपर लिखने जाओगे आप, उसमें आपको पैराग्राफ लिखना पड़ता है, तो इसका मतलब है उसके आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ऑडिटिंग बड़ी डिस्क्रिप्टिव होती है, हर एंगल से अलग अलग रूप से अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है। एंड द लास्ट इज़ इंटरनल कंट्रोल्स में भी ओवर रीडिंग। आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए, कैमरा लगाया, फिर कैमरा 2 लोगों ने मिलकर मिली भगत क्या करी, जिस वक्त वो चोरी कर रहे थे उन्होंने उस वक्त कैमरा ऑफ करवा दिया, राइट, और कर ली और उसके बाद ऑन करवा दिया, तो ये हो गया ना कल्यूजन, 2 लोगों ने मिली भगत करके ये गड़बड़ कर दी। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, मतलब ये किस में कवर होती है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हो तो ये सारी दिक्कतें सामने आती हैं। ठीक है, अगली दिक्कत किस में सामने आती है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट जब करने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आती है। पहला है सैम्पलिंग, मैं सारी चीज़ें चेक तो कर नहीं सकती, तो मैं सैम्पल करूँगी, इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है जो सैम्पल में नहीं आया, 100 में से मैंने 60 ट्रांजेक्शन चेक करी और 40 नहीं करी, तो जो 40 नहीं करी वो ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जिसमें गलतियाँ हैं, वो मुझसे छूट गई और मैं पकड़ नहीं पाई, मैं ऑडिट में शो नहीं कर पाई। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल लिमिट्स, कैन नॉट ऑडिट एवरी ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन्स को आप नहीं ऑडिट कर सकते। लीगल लिमिट्स होती है, मैनेजमेंट क्या करती है, विद होल्ड इन्फॉर्मेशन, अपने पास इन्फॉर्मेशन रख लेती है और हमें बताती नहीं है, तो लीगल लिमिट्स आती हैं इसके अंदर। अब आप क्या करोगे बताओ, किसी के मुंह से कोई बात कैसे निकलवाओगे, है ना। नेक्स्ट है रिस्क, किस चीज़ का होता है ऑडिट में, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, आपको नकली इनवॉइस दे दिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बोगस डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनडिटेक्टेड फ्रॉड्स। अनडिटेक्टेड फ्रॉड्स ये है कि हाँ भाई डिटेक्शन कर नहीं पाई मैं, क्योंकि मेरे को किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या मुझे पता नहीं चला, या लोगों ने कल्यूजन कर लिया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, जिसने रिलेटेड पार्टी से तुमने स्टॉक परचेज़ कर लिया, हमें तो लगा ना किसी XYZ से करा है, पर बाद में पता चला ये तो रिलेटेड बंदा निकला, जिससे रेट तुमने झोल झाल करा था, होना 100 रुपये चाहिए था, उससे 80 रुपये में परचेज़ कर लिया और अपना खर्चा बचा लिया, वो गलत है ना। तो ऑडिटर इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट। क्यों, क्योंकि ऑडिटर हर बार जा के इनवॉइस चेक नहीं करा सकता, क्या ये इनवॉइस असली है, क्या इनवॉइस नकली है, क्या ये नोट असली है, क्या ये नोट नकली है, ऐसी चीज़ें ऑडिटर नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये ऑडिट में प्रॉब्लम है। देखिए इनहेरेंट में हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग में देखा जो कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, फिर हमने ऑडिट में प्रॉब्लम देखी, इनहेरेंट लिमिटेशंस।
आइए थर्ड पॉइंट कहता है ऑडिट इज़ नेवर इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है, एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो क्राइम की इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाते हैं किसने किया 100% 100% कंक्लूजन के साथ, 100% एविडेंस के साथ। पर ऑडिट कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है 100% चीज़ें चेक नहीं हो सकती। तो दिस प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट डिज़ाइन टू डिटेक्ट ऑल द फ्रॉड्स डिटेक्ट नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है टाइमलीनेस एंड रेलेवेंस। इसमें बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको ऑडिट करना है, और उस ऑडिट करने की शॉर्ट पीरियड में ऑडिट करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें कई बार रह जाती हैं। ठीक है, तो डिले रिड्यूसेस रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑडिट जो एक्सपीरियंस नहीं, एविडेंस, जो ऑडिट एविडेंस है, अगर ऑडिट एविडेंस को लेने में डिले हो जाए, आने में डिले हो जाए, तो उसकी जो रिलेवेंस है उस वक्त की वो ख़त्म हो जाती है। आज मुझे भूख लगी है, आज तो मुझे खाना नहीं मिला, कल मिला, तो क्या रेलेवेंस है उस कल मिलने की? आज भूख लगी थी, आज मिलना चाहिए था ना, आज तो मिला नहीं। सो दैट मीन्स उसकी रेलेवेंस वहाँ ख़त्म हो जाती है। कभी बार टाइम पे आपको एविडेंस नहीं मिलते। दूसरी चीज़ होती है रिलायंस ऑन आउटडेटेड डेटा कैन मिसलीड। कई बार आपका डेटा मिसलीड हो जाता है ऑडिटर का, वो टाइम पे आपको देते नहीं है कुछ है, तो उससे बंदा क्या हो जाता है, मिसलीड हो जाता है। तो ये टाइमलीनेस और रेलेवेंस की दिक्कत होती है, जहाँ पे लोग आपको जानबूझ के भी कई बार इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम नहीं देते, जिससे आप उस टाइम पे जो फोकस में हो वो आप ऑडिट तो करो ना, और आप बाद में उस चीज़ को भूल भाल जाओ, या फिर आपसे मिस हो जाए और आपको थोड़ी मोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे के वो आपको मिसलीड कर ले। ठीक है, चलिए इसी में फिफ्थ इनहेरेंट लिमिटेशन प्रॉब्लम कहाँ फेस होती है, फ्यूचर इवेंट्स में। अनसर्टनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स की वजह से भी यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। जैसे कि सपोज़ करिए मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में, अब मार्केट चेंज हो गई, मैंने तो $85 के हिसाब से करी थी, $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़, अब वो डॉलर की वैल्यू 82 रुपीज़ हो गई, तो मेरे ऊपर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अलग हो गया, है ना। ऑडिटर को भी उसी इम्पैक्ट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लीगल इश्यूज़ बहुत है ना, कई बार लीगल इश्यूज़ अराइज हो जाते हैं, गवर्नमेंट ने कोई आपके ऊपर लिटिगेशन केस लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो उन केसेस के होने की वजह से वो हमारे ऑडिट के स्कोप से बाहर छूट जाते हैं। एक्सटर्नल शॉक्स हो सकते हैं, कोई डिज़ास्टर हो गया, कुछ हो गया, हमारी ऑडिट बीच में ही रुक गई। सपोज़ करते हैं हम कोई माउंटेन्स के किसी कंपनी के, हमारा क्लाइंट है, उत्तराखंड में ले लो, बाढ़ आती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, लैंडस्लाइड, तो वहाँ पे उस कंपनी के वो स्लाइड हो गई, कंपनी का जो एरिया था, जो कॉर्पोरेट ऑफिस था, वो ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो उस एक्सटर्नल शॉक की वजह से भी वो चीज़ें रुक गई, राइट। नेक्स्ट है एंटिटी में फेस गोइंग कंसर्न रिस्क। ठीक है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो सकती है एंटिटी की, क्या कि कई बार हम सोचते हैं कि हाँ भाई कंपनी लंबी चलेगी, और कंपनी ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जीएसटी इशू कर दिया, तो जीएसटी पॉलिसी लाने की वजह से भी गोइंग कंसर्न के रिस्क हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है। क्या यार पॉलिसी आ गई, पूरी नहीं करी, लिटिगेशंस की वजह से कंपनी को बंद कर दिया, बैंकरप्सी हो गई तो एनसीएलटी में चला गया केस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऑडिटर कैन प्रोवाइड रीजनेबल नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस एंड कैन नॉट गारंटी फुल एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए हमेशा अश्योरेंस वर्ड आप हमने पेपर में लिख के आएंगे। क्लियर, आइए नेक्स्ट एक समरी देखते हैं। नेक्स्ट है समरी फॉर द क्विक रिवीजन, वाई ऑडिट हैज़ अ इनहेरेंट लिमिटेशन। अब ये जान लीजिए, आपका क्वेश्चन होगा क्यों होती है इनहेरेंट। इनहेरेंट इसलिए होती है बिकॉज ऑफ बिल्ड इन रिस्ट्रिक्शंस एंड हाउ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड, हाउ ऑडिट इज़ कंडक्टेड। क्योंकि देखिए हर चीज़ का अपना एक उसूल, एक फ्रेमवर्क, एक दायरा होता है, आप हर चीज़ में नहीं घुस सकते। आप मैनेजर या मैनेजमेंट का कॉलर पकड़ के नहीं पूछ सकते तूने ऐसा क्यों किया, क्या किया। तो हर चीज़ का तरीका होता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने का तरीका मैनेजमेंट देखेगी, ऑडिट कंडक्ट करने का ऑडिटर देखेगा, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में हो रही होंगी, तो ये सारी चीज़ें ऑडिट सही से होने के लिए हमें रोक देती हैं। ठीक है, आइए कुछ की लिमिटेशंस जो शॉर्ट फॉर्म में आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये देखिए, मैं 3 चीज़ें आपको याद कराती हूँ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल, नेचर ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट इज़ नॉट इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आगे भी है, हमने जो चौथा पॉइंट किया था टाइमलीनेस ऑफ द रिपोर्टिंग ऑन ए फ्यूचर इवेंट। ये 5 पॉइंट्स आपके हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस के। कौन कौन से 5 पॉइंट, पहले देख लीजिए। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या क्या देखा था हमने, देखिए मैनेजमेंट जजमेंट एंड अनसर्टेनिटी होती है, बाईपास हो जाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स और ऑडिटर रिलाई कर लेता है उन कंट्रोल्स पे, और जो कि कामयाब नहीं है। सेकंड हमने देखा था ऑडिट में दिक्कत होती है। ऑडिट में क्या दिक्कत हुई, टेस्ट सैंपल्स पूरे नहीं है, सारी ट्रांजैक्शंस को कवर नहीं किया, मिसलीड बाय फॉर्ज्ड फेक डॉक्यूमेंट्स मिल गए, फोर्स्ड मैनेजमेंट टू रिवील ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं कर पाते हम,
क्योंकि हम मैनेजर का कॉलर तो नहीं पकड़ेंगे। फ्रॉड बाय मैनेजमेंट वो अनडिटेक्टेड चला जाता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमें पता नहीं चलती, या फेक होती है, हिडन होती हैं। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के इक्वल नहीं है, ये थर्ड पॉइंट है। तो एक रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम, ऑडिट में प्रॉब्लम। तीसरी, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं की जा सकती क्योंकि वो फॉरेंसिक नहीं होती, और हर फ्रॉड एरर का पता चलना गारंटी नहीं होता। फिर चौथा आएगा टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती, और ऑडिट में वो पुराना डेटा से हमारा ऑडिट भी बेकार हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी भी खराब हो जाती है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था फ्यूचर इवेंट्स, जो कि हमारे फ्यूचर इवेंट्स हैं कि फ्यूचर इवेंट्स में कुछ भी अनहोनी इकोनॉमिक, मार्केट या लीगल चीज़ों की होने की वजह से द बिजनेस इज़ वेरी वेरी वाइबल, दैट इज़ वाइबिलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है, और कुछ फ्यूचर रिस्क होने की वजह से हम बिज़नेस को कई बार चला भी नहीं पाते। सपोज़ करिए बैंक करप्सी हो गई या पूरे बिज़नेस में आग लग गई, अब उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं था, तो अब उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो ठप हो गया बिजनेस। सो दैट इज़ अ बिग मेजर रिस्क ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, राइट? So the concept, I hope the concept is clear. We have revised enough points, 7 points, and then we will continue in the next part 2 of chapter 1. ठीक है, मैं हर वीडियो में प्रॉपरली पार्ट्स को मेंशन कर दूँगी, जिससे आप एक क्या कहते हैं ना, एक लाइन वाइज सिंक्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।